Hello everyone, today I'll discuss about applications of dimensional formula. डायमेंशनल फार्मूला हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, उसको लिखने का भी तरीका हम लोगों को पता है। अब उसका एप्लीकेशंस देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका यूज़ है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो इसका है वो है कैन चेक द वैलिडिटी ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब क्या इक्वेशन वैलिड है, क्या इक्वेशन ट्रू है। जो हम लोग एग्जाम्पल में एक इक्वेशन यहाँ पे ले रखे हैं, दूसरा इक्वेशन ये ले रखे हैं, दो इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या वैलिड है, डायमेंशनली इसको हम लोग को चेक करना है कि यदि इसमें कंडीशन है कि एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका एक प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट मीन्स लेफ्ट साइड आई मीन LHS और RHS दोनों यदि दोनों साइड का डायमेंशन यदि इक्वल आता है तो दैट वन इक्वेशन विल बी करेक्ट। और यदि टर्म यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा होगा, इस इक्वेशन में टर्म आपको टोटल कितना दिख रहा है, 3 टर्म्स। और ऐसे कंडीशन में होमोजेनिटी क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि टोटल ऑल द टर्म्स विल बी सेम, मतलब डायमेंशन यदि जो है वो सभी टर्म का सेम होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन हमारा वैलिड होगा, तभी इक्वेशन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे टोटल 2 टर्म्स है, फर्स्ट वन टर्म इधर, मतलब एक इधर एक इधर है, तो इसका LHS और RHS यदि इक्वल आता है तो ये वैलिड है इक्वेशन। और इसमें क्या है कि दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, तीनों टर्म का यदि डायमेंशन सेम आएगा तो ये इक्वेशन हमारा करेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं चेक करके, पहला फर्स्ट वन चेक करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे। तो LHS में क्या है, LHS में हमारा P फॉर प्रेशर, रो फॉर डेंसिटी, G फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H फॉर हाइट, ये चीज़ है, ठीक है। तो यदि हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर P फॉर प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसका डायमेंशन हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। इसका डायमेंशन होता है m पर पावर 1, L पर पावर -1 एंड T टू द पावर -2। दिस वन इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो और नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन डायमेंशन लिखने के लिए हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होता है। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब हम लोग RHS देखते हैं। तो RHS में टोटल 3 टर्म्स हैं। पहला कौन है, डेंसिटी, नेक्स्ट कौन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड थर्ड वन है H। ये तीनों चीज़ का डायमेंशन को लिख के मल्टीप्लाई करना है, तब देखते हैं कि यदि इसी के बराबर आ जाता है, PLHS के बराबर आता है तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, वैलिड होगा। तो विल राइट हियर फॉर RHS क्या है, रो GH। तो रो डेंसिटी का डायमेंशन हमारा होता है, डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, ml-3। G का डायमेंशन होता है ml-3, m1l-3, ठीक है। उसके बाद G का बात करें तो G का होता है मास इंटू, इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर G का। तो इसका हो जाएगा मीटर मतलब लेंथ, और पर सेकेंड स्क्वायर मतलब सेकेंड का स्क्वायर मतलब LT-2, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1, ये चीज़ मिला। उसके बाद हमारा H है, हाइट इज द लेंथ, तो इसका क्या हो जाएगा L। तीनों को मल्टीप्लाई करो, इसके ऊपर पावर क्या है 1 है। तो यहाँ पे हम देखें मास एक ही है यहाँ पे, तो इसके जगह क्या हो जाएगा ओनली 1 मास पर पावर क्या होगा 1। नेक्स्ट वन लेंथ देखो, तो लेंथ पर पावर यहाँ पे -3 और यहाँ पे 1 है, ई पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और लेंथ है, 2 लेंथ है, देखो दिस वन लेंथ 1 एंड 1 2, लेंथ का स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर में -3 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, -3 में 2 पॉजिटिव 2 जाएगा तो बचेगा -1, ये चीज़ मिला। नेक्स्ट वन टाइम है हमारा, तो टाइम क्या है T-2, बस यही तो है और कहीं टाइम तो है नहीं, तो इसमें विल बी T-2। तो आप देख सकते हो ये वाला और ये वाला दोनों सेम मिल रहा है, एग्जैक्टली सेम मिल रहा है। मतलब वी कैन राइट हियर LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब दिस वन इक्वेशन इज करेक्ट एंड वैलिड। ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, दिस वन इक्वेशन इज करेक्ट, या फिर लिख सकते हो वैलिड, दिस वन इक्वेशन इज वैलिड। उसी तरह से हम यदि दूसरा इक्वेशन को चेक करें तो यहाँ पे S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। बहुत सारा कंडीशन में क्या रहता है, बहुत सारा तुमको मान लो यहाँ पे AT का होल स्क्वायर कर देगा, तो वैसे कंडीशन में इक्वेशन क्या आएगा नहीं आएगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, S इज इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हम लोग चेक करके देखते हैं कि क्या सभी टर्म्स इसका सेम आता है। तो इसमें हम कंडीशन क्या डाल देते हैं, इसको मान लेते हैं टर्म 1 T करके लिखते हैं T1, इसको मान लेते हैं टर्म 2 T2, और इसको मान लेते हैं पूरा टर्म 3 T3। अब यदि T1 का डायमेंशन, T2 का डायमेंशन और T3 का डायमेंशन यदि तीनों का सेम आता है तो दिस वन इक्वेशन विल बी करेक्ट, अदरवाइज दिस वन विल बी रॉन्ग। तो सबसे पहले हम लोग T1 निकालते हैं। तो T1 का डायमेंशन, T1 में क्या है, S इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा L, ओनली लेंथ है तो L हो जाएगा हमारा L टू द पावर 1। हम स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह भी मास लेंथ टाइम के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं इसको, ठीक है, L मान लो इसको।
तो L टू द पावर 1 हमको LHS मिला। और RHS में भी 2 टर्म है, तो T2 देखो, T2 में क्या रिजल्ट आता है, तो T2 इज इक्वल्स टू U इंटू टी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और T इज़ द टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी का हमारा होता है यूनिट LT-1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम का होता है ओनली T। तो देखो ये +1 ये -1, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 0 हो जाएगा, T टू द पावर 0 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, L ओनली, इसका पावर क्या मिला, 1 मिला। T2 भी सेम मिल गया। अब देखते हैं T3 एंड T3 दिस वन, इसका क्या है 1/2 AT², एक्सेलरेशन टू टाइम का स्क्वायर, ये चीज़ है। अब 1/2 देखो, डायमेंशन में कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, इसका लिमिटेशन में आता है, ठीक है। दिस वन इज द डायमेंशन, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू का डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखा जाता है, ये इसका लिमिटेशन है, डायमेंशनल फार्मूला का लिमिटेशन है, ठीक है। तो हमको किसका लिखना है, AT² का डायमेंशन लिखना है। तो AT² मतलब एक्सेलरेशन का लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन का होता है LT-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसका पावर क्या है 1, ये चीज़। और टाइम का यदि देखें तो टाइम का क्या हो जाएगा, T² है, तो T² का कैपिटल T² हो जाएगा। तो देखो दिस वन इज द पॉजिटिव स्क्वायर, दिस इज द नेगेटिव स्क्वायर, T दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, ओनली L टू द पावर 1। मतलब यहाँ पे हम देखिए T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, ये तीनों इक्वल है, मतलब ये इक्वेशन हमारा फिर क्या है यहाँ पे वैलिड है। और यही चीज़ ये पूरे पर होल स्क्वायर होता, AT टू द पावर होल स्क्वायर, तो आपका इक्वेशन यहाँ पे ये चीज़ नहीं आता और इक्वेशन इनवैलिड हो जाता, क्योंकि T3 हमको इक्वल नहीं मिलता, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इक्वेशन को इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। यदि डायमेंशनली हमको तीनों टर्म इक्वल मिला तो हम इसको बोल दिए दिस इज द करेक्ट। और LHS और RHS इस कंडीशन में 2 टर्म रहा, तो ऐसे कंडीशन में LHS इक्वल्स टू RHS यदि मिलता है तो दिस वन इक्वेशन इज वैलिड। तो चेक करने का तरीका आप समझ गए होंगे, जहाँ तक हमको उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसको। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप चेक करने की कोशिश करें, बहुत सारा बुक में मिल जाएगा। जैसे आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ½ mv², इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। या फिर वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको चेक करके देख सकते हो। तो बहुत सारा क्वेश्चन है, आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आपको ये सब करेक्ट ही मिलेगा, वैलिड ही मिलेगा इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सेकेंड एप्लीकेशन। अब सेकेंड एप्लीकेशन की बात करें तो सेकेंड एप्लीकेशन क्या बोल रहा है, देख सकते हो, कैन फाइंड द न्यू इक्वेशन बाय डिपेंडेंसी ऑफ अदर क्वांटिटी। मतलब क्या हम लोग एक नया इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं, यहाँ पे एक नया इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जो एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाए, एक नया इक्वेशन। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड ग्रेविटी, ये 3 टर्म पे डिपेंड कर रहा है, इसकी डिपेंडेंसी है। तो ऐसे कंडीशन में बोलता है कि यदि कोई टर्म है, कोई एक T है, टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड जो है सो किसी 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या इस डिपेंडेंसी से डायमेंशनल फार्मूला को अप्लाई करके, डायमेंशनल फार्मूला को यूज करके क्या एक हम नया क्वांटिटी डेवलप कर सकते हैं, न्यू इक्वेशन, मतलब नया क्वांटिटी डेवलप कर सकते हैं क्या, क्या एक मतलब इसका क्या इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन क्या आएगा। यदि टाइम पीरियड इस तरीके से डिपेंड कर रहा है तो इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला होगा, जो न्यूमेरिकल फार्मूला होगा, वो क्या आएगा। तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला हम लोग को फाइंड करना है ड्यू टू मतलब डायमेंशनल फार्मूला से, थ्रू डायमेंशनल फार्मूला। तो देखो इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे नया फार्मूला डेवलप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ डिपेंडेंसी दिख रहा है, मास m, यहाँ पे लिखा हुआ मास इज इनके m, लेंथ l एंड ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और ये है t इज द टाइम पीरियड, ठीक है। आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा सारा चीज़ कि t इज द टाइम पीरियड दैट वन, जो थ्योरी में लंबा करके लिखा रहेगा, ये शॉर्ट में हम लिख के रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, देखो इसको हम डायरेक्ट कंक्लूड करके एक साथ यदि लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तीनों फैक्टर, तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें क्या करो, इसके ऊपर पावर a लगा दो, इसके ऊपर पावर b लगा दो, और इसके ऊपर पावर c लगा दो। तीनों डिफरेंट टर्म है, इसलिए हमको डायमेंशन का पता नहीं है, इसलिए डायमेंशन की जगह पे क्या लगा दिए, a डायमेंशन, इसकी जगह पे डायमेंशन b, इसका डायमेंशन c, इसका डायमेंशनल। अब हमको क्या करना है, इसका LHS और RHS दोनों निकाल करके, डायमेंशनल फार्मूला फॉर LHS और डायमेंशनल फार्मूला फॉर RHS दोनों को निकाल करके इसको इक्वेट करना है। देखो किस तरीके से हम इक्वेट करके इसका फार्मूला को फाइंड करते हैं। एक्चुअल में हमको A B C का वैल्यू निकालना है, A B और C का वैल्यू निकल जाता है तो इसका फार्मूला हमारा डेवलप हो जाएगा। तो देखो एक चीज़ और यहाँ पे, T इज इक्वल्स टू, ए प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, और कॉन्स्टेंट का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, एक चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, MA
L टू द पावर B और G टू द पावर C। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग डायमेंशन लिखते हैं। तो LHS का डायमेंशन क्या है? टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा? टाइम पीरियड का डायमेंशन हो जाएगा, यदि इसको डायमेंशन पूरा एग्जैक्ट डायमेंशन के फॉर्म में लिखें तो लिखाएगा M0 L0 एंड टाइम पीरियड का पावर कितना 1, ये चीज़ लिखाएगा दिस वन। और उस साइड इस कांस्टेंट को भी नहीं कुछ करना है, कांस्टेंट डायमेंशन होता ही नहीं, इसको हटा दो फिलहाल के लिए। इज इक्वल्स टू मास का केवल हमको सबसे पहले डायमेंशन लिखना है। तो एक्चुअल में भी हम इस तरीके से ना लिख करके केवल m लिखते हैं। तो केवल m हो गया मास टू द पावर ऑफ a। लेंथ का क्या होगा? लेंथ का कैपिटल L टू द पावर ऑफ b। एंड g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन होता है LT-2 दिस वन टू द पावर 1। यहाँ पे पावर क्या है? c, ये चीज़। अब इसको पहले कैलकुलेट करो राइट साइड को। तो राइट साइड को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? देखो ये आ जाएगा, और मास तो कहीं नहीं है, चलो ठीक है, जो भी है इसको ब्रैकेट को हटाते हैं। तो m टू द पावर a यहाँ पे मिलेगा, इसका क्या मिलेगा? L टू द पावर b, और इसका मिलेगा L टू द पावर, देखो 1 इंटू सी, c मिलेगा, और t टू द पावर -2c। कैलकुलेट हो गया ये, सब मल्टीपल के फॉर्म में। अब देखो मास का पावर हमारा क्या है? a है। लेंथ यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? L टू द पावर b प्लस सी। और टाइम क्या है? t इज टू द पावर -2c। देखो ये डायमेंशन के फॉर्म में आ गया, MLT के फॉर्म में ये चीज़ आ गया। अब हमको लेफ्ट साइड से क्या कर देना है? इक्वेट कर देना है, कंपैरिजन कर देना है दोनों को। तो क्या होगा? देखो M0 L0 t टू द पावर 1, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे यदि हम इक्वेट करें तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड, ये दोनों साइड का वैल्यू को यदि इक्वेटिंग द पावर बोथ साइड, पावर को इक्वेट करना है। तो पावर को यदि हम इक्वेट करते हैं, देखो यहाँ पे a है, तो यहाँ पे a की जगह मतलब ये भी मास है, ये भी मास है, तो इसका पावर को देखना है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इस तरह का मैथमेटिक्स में आप सॉल्व किए होंगे। तो a इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब b प्लस सी, एल की जगह क्या है? b प्लस सी, और यहाँ पे l के 0 पावर क्या है? 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। ठीक। एंड थर्ड वन टर्म t का -2c है, और यहाँ t का पावर क्या है? 1 है। मतलब यहाँ लिख सकते हैं -2c इज इक्वल्स टू 1। मतलब यहाँ से c का वैल्यू मिल जाएगा क्या चीज़? 1/2, नेगेटिव ऑफ 1/2, ये चीज़ मिल गया c का वैल्यू। अब इस c का वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये b एज इट इज़ रहेगा, प्लस c के जगह पे क्या होगा? -1/2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब हमको क्या मिल गया? b इज इक्वल्स टू 1/2। ये देखो प्लस माइनस माइनस उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव, मतलब b का वैल्यू हमको मिल गया 1/2, और c का वैल्यू क्या मिल गया? -1/2 इक्वेट करने से। और a का वैल्यू क्या मिला? 0। a का वैल्यू मिला है 0। अब हम इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू हमको यहाँ पे मिला उस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो देखो पुट करने से क्या रिजल्ट मिलता है। तो इक्वेशन 1 में पुट करने पर तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इस तरीके से, या तो इक्वेशन 1 बिकम्स कर सकते हो आप। तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या है? t, यहाँ पे इक्वेशन जो है वो t इज इक्वल टू k है, उसके बाद m टू द पावर a है, L टू द पावर b है, और g टू द पावर c है। ये चीज़ सबका वैल्यू पुट कर दो, देख सकते हो इक्वेशन यहाँ पे है ना, इक्वेशन 1, इस चीज़ को यहाँ पे हम लिख दिए। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। k m a का पावर क्या है? आएगा 0, m टू द पावर 0, L टू द पावर b का पावर कितना है? 1/2, और g टू द पावर -1/2, c का वैल्यू है -1/2, ये चीज़ मिला। अब m टू द पावर 0 है, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया? 1। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं k L टू द पावर 1/2, और g देखो माइनस में तो इसको नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो g टू द पावर 1/2, ये चीज़ मिला। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो 1/2 जब पावर होता है तो रूट होता है, तो इस पर भी 1/2, इस पर भी 1/2, मतलब रूट पूरे पर चढ़ा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख सकते हैं k बाहर रहेगा, रूट अंडर L/g, ये चीज़ मिला। मतलब t जो टाइम पीरियड है उसका वैल्यू हमको क्या मिल गया? दिस वन फार्मूला KL/g। ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल यदि ये कांस्टेंट यहाँ पे लिखना चाहते हो, k का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है वो होता है t इज इक्वल्स टू 1/2π रूट अंडर L/g। तो ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। ये चीज़ इस तरीके से हम एक नया इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। तो आप किस तरीके से इसको डिराइव किए आप अभी देख चुके। ठीक है। उसी तरीके से एक इक्वेशन और है, चलो सेकेंड इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सेकेंड है
वेलोसिटी है, और वेलोसिटी दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट वन फैक्टर इज द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड सेकेंड वन हाइट पे डिपेंड कर रहा है। अब देखते हैं कि इस वेलोसिटी का क्या इक्वेशन आएगा। एक वेलोसिटी का यहाँ पे एक नया इक्वेशन आएगा, वो इक्वेशन क्या आएगा उसको हम लोग को देखना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। यहाँ क्या करना है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर a एंड हाइट टू द पावर ऑफ b। इसका प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और g टू द पावर a h टू द पावर b, ये चीज़ है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं आगे। यदि ये ऐसा है तो अब क्या करेंगे, फिर वही LHS और RHS का काम हो जाएगा। तो इसको फिलहाल हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो v का डायमेंशनल फार्मूला होता है m0 l t माइनस 2, ये चीज़ होता है, सॉरी l माइनस 1, ये चीज़ होता है तुम्हारा वेलोसिटी का। LT माइनस 1 मतलब मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ डायमेंशनल फार्मूला होता है इसका वेलोसिटी का। उसके बाद राइट साइड में k को भी फिलहाल भूल जाओ, क्योंकि कांस्टेंट टर्म उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। तो g का तो लिख सकते हैं, तो g का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT माइनस 2, इसका कुछ नहीं तो 1, पावर क्या हो गया a। फिर h का होता है ओनली लेंथ है, तो ये हो जाएगा टू द पावर b। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो a जो है इसके पास क्या हो जाएगा, l इंटू 1, a इंटू 1 क्या हो जाएगा, l टू द पावर a। फिर t टू द पावर माइनस 2a हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज़ मल्टीप्लाई कर दिए पावर से, पावर को, ये चीज़। और यहाँ पे है इंटू l, l पर पावर कितना है b। अब इसको आगे कैलकुलेट करो। इसको आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ लेंथ है, यहाँ पे लेंथ है, दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो जुड़ जाएगा। तो l टू द पावर ऑफ a प्लस b, और टाइम पर क्या हो जाएगा माइनस 2a, ये चीज़ आ गया। यहाँ पे मास नहीं है तो मास का कोई मतलब नहीं, मास के साथ कंपैरिजन नहीं होगा। जो चीज़ नहीं है यदि तुम चाहो तो मास के फॉर्म में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये क्या है, मास 0 हो जाएगा, l a प्लस बी एंड t माइनस 2a, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इधर लेफ्ट साइड में क्या है, m0 l माइनस 1 t माइनस 1, ये चीज़ है। ठीक है, अब कंपैरिजन कर देते हैं। या तो ये लिख सकते हो इक्वेटिंग द पावर्स इन बोथ साइड्स, दोनों साइड का पावर को हमको इक्वेट करना है। तो देखो यहाँ मास 0 है, यहाँ भी मास 0, इससे कोई दोनों का कैंसिल 1 1 हो जाएगा दोनों साइड, तो मास का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो नेक्स्ट है लेंथ, तो लेंथ पे बात करते हैं। तो लेंथ का पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे a प्लस बी, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं टाइम पीरियड का, माइनस 2a और इसका माइनस 1 है, मतलब माइनस 2a इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 1। ये चीज़ माइनस माइनस कट हो जाएगा दोनों साइड से, तो क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल्स टू 1, सो a इज इक्वल्स टू 1/2। a का वैल्यू हमको मिल चुका, a का वैल्यू क्या मिला, 1/2। इस a का वैल्यू को यदि इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमको b का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इन अबव इक्वेशन, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो। तो a का वैल्यू क्या है हमारा, 1/2, तो इसके जगह पुट करो, तो 1/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 1। अब b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, ये उधर चला जाएगा इस तरह से, तो ये हमको रिजल्ट क्या मिला, b का 1/2, मतलब b इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1/2। दोनों का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 1/2, a का भी 1/2, b का भी 1/2। अब इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं उसी को। तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो वहाँ पे था v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो v इज इक्वल्स टू k, और g टू द पावर a है और h टू द पावर b है, ये चीज़। तो k g टू द पावर a और h टू द b, तो k कांस्टेंट रहने दो बाहर, g के पावर कितना है 1/2, a का वैल्यू 1/2 आया है, और h का भी पावर 1/2 आया। इसका मतलब ये दोनों पे रूट बैठेगा, क्योंकि पावर 1/2 रूट बताता है। तो ये हमारा जो इक्वेशन आएगा, ये आएगा रूट अंडर जी एच, दिस वन v इज इक्वल्स टू k रूट अंडर जी एच। यदि तुम इस कांस्टेंट का वैल्यू को 1 मान लो तो तुम्हारा वैल्यू जो आएगा वो आएगा v इज इक्वल्स टू रूट अंडर जी एच, दिस वन। यदि हम k का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू 1 माने तब v इज इक्वल्स टू रूट अंडर जी एच। तो ये इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, ठीक है, इक्वेशन वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है जो हम लोग 2 एप्लीकेशन का समझ गए। अब लास्ट एप्लीकेशन एक बचता है, वो 3rd एप्लीकेशन, वो 3rd एप्लीकेशन अब हम लोग डिस्कस करते हैं। वो 3rd एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। वो 3rd एप्लीकेशन जो है वो है कन्वर्सन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, उसको देखते हैं।
अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे थर्ड एप्लीकेशन का। वो थर्ड एप्लीकेशन जो है वो कन्वर्सन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। तो हेडिंग डाल दें तो बेटर होगा आपका। थर्ड नंबर, कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स या तो यूनिट जो भी है, यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, टू अदर सिस्टम मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग को कन्वर्ट करना है डायमेंशनल फार्मूला से। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पहले जानते हैं, पी से वहाँ पे डिनोट किए थे, बट फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं। क्यू इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? क्यू फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में आप जानते हो। फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू विथ इनटू प्रोडक्ट ऑफ यूनिट विथ न्यूमेरिकल वैल्यू, क्यू इज इक्वल टू एन यू। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होता। फिजिकल क्वांटिटी, एक क्वांटिटी चेंज नहीं होता। किस तरीके से समझें इसको हम लोग? जैसे हम बोलें कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ये 1 मीटर क्या है? क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो गया। मतलब स्टार्टिंग में जो n था मेरा n1 वो कितना है? 1। और u1 यदि यूनिट 1 का बात करें, u1 का बात करें तो मीटर में है, ठीक है। और वही चीज़ जब कन्वर्ट हो गया ये, तो ये किस में चला गया? न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का चेंज हो गया n2, और यूनिट भी चेंज हो गया, तो किस में चला गया? u2 में। तो क्या q चेंज हुआ? q तो एज इट इज़ है, मतलब क्वांटिटी इज ऑलवेज सेम। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी विल ऑलवेज कांस्टेंट। फिजिकल क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट होता है, बस इसमें सिर्फ चेंजेस क्या होते हैं? इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और यूनिट चेंज होते हैं। बट फिजिकल क्वांटिटी जो है वो यूनिट, जो उसका 1 मीटर ये डिस्टेंस है तो 1 ही मीटर, चाहे उसको 100 सेंटीमीटर बोलें चाहे कुछ भी बोले, लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही है ना, 1 ही मीटर तो है वो। तो ये चीज़ है, फिजिकल क्वांटिटी इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या फिर Q की जगह पे क्या होगा? NU इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। यदि NU इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। ये फॉर्मूला यहाँ पे हमारा डिराइव होता है, ठीक है। तो यदि हमको N1 पता हो, U1 पता हो, U2 पता हो, N2 पता नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला से? यहाँ पे N2 सब्जेक्ट यदि करें तो क्या मिलेगा? N1U1 डिवाइडेड बाय U2, दिस वन, क्योंकि N2 सब्जेक्ट करें तो ये नीचे चला जाएगा। तो ये चीज़ है, N2 इज इक्वल्स टू N1 U1 बाई U2। या फिर इस तरीके से यदि लिखो, N1 यहाँ रखो और इसके अंदर U1 बाई U2 कर दो इस तरीके से। तो U1 बाई U2 मतलब U क्या है यहाँ पे? U यहाँ पे U1 क्या है? ये U जो है U1, ये मेरा फिजिकल यूनिट है, हमारा यूनिट है। और U2 भी क्या है? यूनिट है। तो यहाँ पे यदि इसको बोलें कि दिस वन इज द SI यूनिट एंड दिस इज द CGS यूनिट, ऐसा SI से CGS में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, SI यूनिट से CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में U1 जो है SI है और U2 किस में है? CGS में। तो यदि हम इसको मास लेंथ और टाइम के फॉर्म में यदि लिखना चाहें, देखो यहाँ पे N2 इज इक्वल्स टू N1, और इस जगह पे जहाँ U1 है इसको मास लेंथ और टाइम के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? M1 L1 T1 इस तरीके से। और U2 की बात करें तो U2 लिखाएगा M2 L2 और T2 के फॉर्म में। यदि पावर सबका देंगे तो इसका पावर A मिलेगा, इसका पावर B मिलेगा, इसका पावर C मिलेगा, इसका भी है, इसका पावर B, इसका पावर C, कुछ टाइप से मिलेगा। तो यदि इस फॉर्म में यहाँ पे लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? M1 बाई M2 टू द पावर ऑफ A, नेक्स्ट वन L1 बाई L2 टू द पावर ऑफ B, एंड नेक्स्ट वन T1 बाई T2 टू द पावर ऑफ C। तो एक फार्मूला आपको यहाँ से मिल गया, दिस वन फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मतलब यहाँ पे एक यूनिट को हम लोग यदि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो ये फार्मूला हमारा एप्लीकेबल होगा यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला से, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू क्या मिल गया? N1 टू द is multiple of M1 by M2 to the power of A, L1 by L2 to the power of B, and T1 by T2 to the power of C। जहाँ पे M1 SI में है तो M2 CGS में है, L1 SI तो ये CGS में, A T1 SI तो T2 CGS में, ठीक है। यदि ऐसा कन्वर्सन है, यदि SI से CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, एक क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, वन एग्जांपल फॉर दिस वन फार्मूला। तो एग्जांपल हमारा यहाँ पे फर्स्ट है जो हम कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कन्वर्ट 1 न्यूटन टू, यहाँ पे डैश डाइन, मतलब ये क्वेश्चन डैश की जगह पूछ रहा है कि कितना डाइन होगा। तो हम जानते हैं कि न्यूटन जो है
फोर्स का यूनिट होता है। तो ये फोर्स जो है न्यूटन का यूनिट फोर्स होता है, ये होता है एसआई में है, और ये जो डाइन है वो सीजीएस में होता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे डायमेंशनल डीएफ बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो फोर्स का यदि हम यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या चीज़, MLT-2, MLT-2, मतलब इसका भी 1, इसका भी पावर 1, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा डायमेंशनल फार्मूला है किसका, फोर्स का। ये चीज़ जब हम जानते हैं तो इस फार्मूला को हम अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोग दो कॉलम बना लेंगे यहाँ पे। सबसे पहला कॉलम होगा एसआई का और दूसरा कॉलम होगा सीजीएस का। तो एसआई के लिए हमारा ये न्यूटन है, न्यूटन, और सीजीएस के लिए हमारा डाइन है। तो ये जो फॉर्म लिखे हैं, दिस वन फॉर्म, ये हमारा किसके लिए है, एसआई के लिए। तो यदि इसकी बात करें तो ये होता है केजी मीटर पर सेकंड। जो भी इसका डायमेंशन का पावर है, उसी पावर को इस जगह पे जो ABC लिखा हुआ, वही पावर को वहाँ पे हम लोग को यूज़ करना है। तो एसआई में यदि हम बात करें तो एसआई में क्या है, एसआई में जो यहाँ पे मास को यूज़ किया गया है वो केजी में, किलोग्राम में यूज़ किया गया है। लेंथ को किस में यूज़ किया गया है, मीटर में, और टाइम को सेकेंड में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मास की बात करते हैं। तो मास की बात करें तो M1 होगा स्टार्टिंग में एसआई में, तो किस में है, 1 kg है, क्योंकि 1 न्यूटन की बात कर रहा है तो 1 kg होगा। ठीक है, 1 kg। और इसको यदि हम दूसरे फॉर्म में, सीजीएस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ग्राम के फॉर्म में लिखेंगे तो 1000 ग्राम। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे सीजीएस रखो इस जगह पे। और ये नेक्स्ट वन L1, लेंथ का बात करें तो लेंथ कितना होगा इस जगह पे, ये देखो लेंथ 1 मीटर। तो 1 मीटर, तो 1 मीटर को यदि हम सीजीएस में लिखना चाहें तो 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन T1 की बात करें तो T1 जो है हमारे पास वही उसी चीज़ को लिख रहे हैं। ठीक है, तो T1 की बात करें तो T1 है हमारा कितना, 1 सेकेंड। ठीक है, तो T1 1 सेकेंड, और ये जो है सो सीजीएस में इसको कन्वर्ट हम लोग नहीं कर सकते, 1 सेकेंड, सीजीएस में भी 1 सेकेंड ही होगा। नेक्स्ट वन है N1। N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखो 1 न्यूटन की बात किया, यदि 100 होता तो N1 का वैल्यू 100 होता, लेकिन सिर्फ 1 दिया, इसलिए N1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट सीजीएस की बात करते हैं, तो सीजीएस ये वाला डाइन, तो डाइन जो है वो सब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में होगा। तो यहाँ पे जो है डाइन के लिए, तो डाइन के लिए तो डैश है। यहाँ पे M2 की बात करें तो हमको 1 ग्राम है, और L2 की बात करें तो ये है हमारा 1 सेंटीमीटर, और T2 की बात करें तो ये भी 1 सेकेंड है, और N2 की बात करें तो ये हमको पता नहीं है, उसी को कैलकुलेट करना है। अब इस सभी वैल्यू को हमको पुट किस में कर देना है, इस फार्मूला पे। तो यहाँ फार्मूला हम लिख देते हैं डायरेक्ट, फार्मूला को यहाँ पे लिखेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, N2 इज इक्वल्स टू N1, यहाँ पे M1 डिवाइडेड बाई M2 टू द पावर ऑफ A, नेक्स्ट वन L1 डिवाइड बाई L2 टू द पावर ऑफ B, एंड नेक्स्ट वन T1 डिवाइड बाई T2 टू द पावर ऑफ C, दिस वन। अब वैल्यू लिखो, N1 का वैल्यू 1 है, M1 का वैल्यू कितना, देखो M1 का 1000 ग्राम, 1000 ग्राम डिवाइड बाई M2 का 1 ग्राम, ये चीज़ है, टू द पावर ऑफ A का पावर देख सकते हो यहाँ पे कितना 1 है, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट, मतलब मास लेंथ ऑफ टाइम, चाहे सीजीएस में चला जाए, चाहे डाइन में, मतलब डाइन में रहे, चाहे न्यूटन में रहे, सीजीएस में रहे चाहे एसआई में रहे, तुम्हारा डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का ही होगा, इसलिए पावर हमारा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो 1 मिला, और L1 का वैल्यू कितना है हमारा, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर देख सकते हो यहाँ पे, L2 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन T, ये 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड, सीजीएस में कोई चेंजेस नहीं होता है, बट इसका पावर कितना था, 1 पावर था, तो इसका भी पावर क्या होगा, 1 पावर 1, और इसका पावर -2, ये चीज़ है। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, देखो ग्राम ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, सेकंड सेकंड कट जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, 1000 पर पावर, 1000 को 1 से डिवाइड करेंगे 1000 ही मिलेगा, मतलब 1000 पर पावर 1 1000 ही मिलेगा। ये मल्टीपल फॉर्म होता है, तो मल्टीपल है यहाँ पे, 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो हमको 100 मिलेगा, मतलब 100 टू द पावर 1 100 ही मिलेगा, इंटू 1 पर -2 पावर है, चाहे कुछ भी पावर है, 1 का वैल्यू 1 ही मिलेगा, ये चीज़ है। मतलब कितना कैलकुलेट करने पर मिल गया, 3 0 एंड 2 0, 10 टू द पावर 5, ये चीज़ मिला। मतलब N2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 मिला हमको, N2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। तो यही चीज़ हमको कैलकुलेट करना था, जो कहाँ पे इसको पुट करना है 10 टू द पावर 5, ये देखो यहाँ पे जो डैश लगा हुआ है उसके जगह, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, दिस वन। सीजीएस में कन्वर्ट किए तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया, 10 टू द पावर
पावर 5 और नाम भी चेंज हो गया डाइन, सीजीएस में डाइन बोलते हैं। ठीक है, ये तुम जानना चाहते हो न्यूटन, तो न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस वन यूनिट। और यदि डाइन की बात करें तो ये होता है केजी की जगह ग्राम और मीटर की जगह सेंटीमीटर, इसका पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज़ है। तो देख सकते हो पावर इसका भी 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, इसीलिए पावर सबका सेम लिए थे, कॉमन लिए थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो एक चीज़ निकल गया। आप चाहो तो दूसरा क्वेश्चन इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, कन्वर्सन ऑफ, इसमें आप करो या हम होमवर्क दे देते हैं, आप उसको खुद करने की कोशिश करना। वो क्या है देखो, वो क्वेश्चन आपको जो दे रहे हैं वो है टू कन्वर्ट, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टू कन्वर्ट, इसको देता हूँ आपको एनर्जी के फॉर्म में। 1 जूल एनर्जी का यूनिट होता है, 1 जूल इंटू, टू कन्वर्ट 1 जूल इंटू डैश अर्ग, ये चीज़ करना है कन्वर्ट। मतलब जूल जो है से एसआई यूनिट है और अर्ग जो है वो किस में, सीजीएस में। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे यदि हम थोड़ा सा आपको डायमेंशनल फार्मूला लिख के बता देता हूँ। डायमेंशनल फार्मूला इसका होता है ml²t-2, इसका पावर 1, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो दिस वन इज द डायमेंशनल फार्मूला। उसी तरीके से यहाँ पे एसआई एक साइड लिख लेना, एक साइड सीजीएस लिख लेना। ठीक है, और एज इट इज़ जो तरीका यहाँ पे अप्लाई किए हम, वही तरीका को आपको अप्लाई करना है, उसको कैलकुलेट करना है। आपको हम आंसर बता देते हैं कि कितना इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा आपका 1 जूल इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 10⁻⁷ अर्ग। दिस वन इज द आंसर, ये आंसर है, आप इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। और भी यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन और आपको दे देता हूँ यहाँ पे, टू कन्वर्ट 1000 न्यूटन टू डैश डाइन, ये चीज़, इसको भी आप कैलकुलेट करके देखना। 1000 न्यूटन है, मतलब यहाँ पे ये 1000 क्या है, n1 है। ठीक है, जहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई किए थे उस जगह पे आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1000 मल्टीप्लाई करोगे, देन आपका क्या डाइन का वैल्यू आता है, वो चीज़ को आपको देखना है। मतलब यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। 1000 न्यूटन इज इक्वल्स टू, 1000 न्यूटन इज इक्वल्स टू आपका आएगा 10⁸ डाइन, इसके बराबर आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखना। ठीक है, सो दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, तो इतना सारा हमारा इसमें एप्लीकेशंस था। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बहुत सारा कर सकते हो, आपको रेफरेंस बुक में बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ये हमारा 3 एप्लीकेशंस था इसमें, जो हम पूरा इसमें डिस्कस कर दिए। ठीक है, आगे आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर सकते हो, बहुत सारे रेफरेंस बुक में आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट of the today lecture. So thank you for watching.